अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए जी, कॉम्प्रीहेंशन के लिहाज से हम बात करेंगे। अभी हमने बात की, कॉम्प्रीहेंशन की बात की थी। क्वेश्चन पहले हमने बात की थी, क्वेश्चंस किस किस किस्म के आते हैं उसको हमने डिटेल में देखा था। प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह का हम आज के लेक्चर में भी कुछ चीज़ों को आज के लेक्चर में भी देखेंगे कि क्वेश्चंस की टाइप क्या हो सकती है। बेसिकली टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे इससे फोकस ज़्यादा है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ आए कि आपसे क्वेश्चन किया क्या गया है। क्वेश्चन में व्हाट इज ही आस्किंग, व्हाट डज द राइटर वांट फ्रॉम यू इन द क्वेश्चन। if you are clear about the question, your answer will be appropriate and correct. If you are unclear, then you will not be able to answer the correct answer. चले जी, we'll move forward. Part 1, types of comprehension questions. आज हम सबसे पहले यही देखेंगे कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस की। जो हमने पहले देखी थी उसके अलावा भी हम आज थोड़ा सा देखेंगे, डिस्कस करेंगे इनको। नॉर्मली जो होती हैं वो ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 इज डायरेक्ट क्वेश्चंस। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें एग्जैक्ट आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। हमने पहले डिस्कस की हुई चीज़ें कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपसे एग्जैक्ट पूछा जाता है। स्कैनिंग और स्किमिंग करने का, आपको स्किमिंग करना होता है, स्कैन करना होता है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कोई फैक्ट बताना होता है, कोई चीज़ जो पैराग्राफ में डिस्कस की गई है वो आपसे मांगते हैं। दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चंस। आपने इसमें क्या करना है? गिव डायरेक्ट आंसर्स। आपने डायरेक्ट आंसर्स देने हैं। आपने कोई इररेलेवेंट बात नहीं करनी। मिसाल के तौर पे पैराग्राफ में उसने डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ का जिक्र किया था। अब वो आपसे पूछ रहा है कि उसकी एज क्या है। आपने डायरेक्टली ये बता देना कि डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है वो ये है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ डेथ क्या है, इट मीन्स उसकी एज ये है। आपने ये नहीं बताना वो कहाँ रहा, उसने कहाँ कहाँ किन सिटीज में रहा, कुछ कंट्रीज को उसने चेंज किया कि नहीं। ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। आपने इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन से गुरेज करना है। इसके साथ साथ आपने अपनी तरफ से भी इंफॉर्मेशन देने से गुरेज करना है कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉरी फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंस का आपको कोई एक टॉपिक आ जाता है तो आपकी उस पर देखें ना, आप पेडियाट्रिक केयर की बात कर रहे हैं एज नर्सेस। पैराग्राफ में कोई चीज डिस्कस नहीं हुई लेकिन आपको मालूम है तो आप वो आंसर में ऐड कर देते हैं। दैट वुड बी कंसिडर्ड रॉन्ग। See, you are not allowed to enter irrelevant or unnecessary extra information. So just give direct answers. No, point number 2 is answers will be stated plainly in the passage. आपके जो answers होंगे ना, आप passages के अंदर बिल्कुल सिंपल आपको नजर आ रहे होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आपको वहां से मिल जाएगा। आपने उस आंसर को लोकेट करना है। Locate these answers after reading carefully what the question is looking for. Locate these answers after reading carefully what the question is looking for. आपने बड़े आराम से ना ढूंढना है कि किस चीज के बारे में वहां से पूछा तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ होगी। अच्छा, मेरा अपना अंदाज ये था। अरे मम्मा पूछे कबाब कितने बनाने हैं। अब मेरा आंसर इसमें ये था, सॉरी फॉर एनी डिस्ट्रप्शन, अगर कोई आपको आवाज आई है तो आई एम रियली सॉरी। हाँ, मैं आपको बताया था कि मेरा एक अपना जो तरीका है ना कॉम्प्रीहेंशन करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट था। किस तरह? नॉर्मली हमारे क्या होता है, जैसे इन्होंने आपको बताया लोकेट दीज आंसर्स आफ्टर रीडिंग केयरफुली व्हाट द क्वेश्चन इज लुकिंग फॉर। हमारे नॉर्मली ये होता है कि पैसेज जो होता है ना, आप पैसेज को एक दफ़ा रीड करें, फिर लोग कहते हैं कि एक दफ़ा रीडिंग में नहीं समझ आता, आप उसको सेकेंड टाइम दोबारा रीडिंग करें, ठीक है। तो उसके बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करें, फिर आप आंसर करें। अच्छा, मेरा अंदाज थोड़ा मुनफरिद हमेशा से रहा, तो ये बहुत से लोग और भी करते हैं। तो मेरे जब गुफ्तगू है अपने दोस्तों वगैरह से तो वो भी बहुत से लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि बस इसे मैं ही करता हूँ, कोई बड़े लोग हैं करने वाले यहाँ पे। हाँ, मेरा अंदाज ये था कि पहले मैं जाता था पैराग्राफ शुरू से, मैंने थोड़ा 3-4 लाइन्स पढ़ने के अंदर मैंने शुरू में जाना क्वेश्चंस पढ़ने। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 5 आया ना, 5 के 5 पढ़ लिए। 1 2 3 अपने जहन में दोबारा पढ़ के अपने जहन में रख लिया और अब पैराग्राफ को पढ़ना शुरू किया। क्वेश्चन 1 मेरे जहन में है, ऑलरेडी मौजूद है क्या क्वेश्चन 1 है, तो जैसे ही उसका आंसर मुझे नजर आया ना पढ़ते पढ़ते, मैंने उसका आंसर बना लिया और लिख लिया। फिर सेकंड क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ा और उसका आंसर आया तो निकाल लिया। थर्ड को भी पढ़ा, आंसर मिला, कर लिया।
तो फिर 4-5 की तरफ गया, उनको रीड किया, फिर उनके आंसर ढूंढ लिए। नॉर्मली हमें जो एकेडमिकली बताया जाता है ना, जो मैं आपको बताऊंगा, मैं भी आपको कहूँगा एकेडमिकली यही है, आप पहले पैसेज को पढ़ें। देखिए आप वैसे भी इतनी 15 मतलब सॉरी 15 कह रहा हूँ, आप लोग की ये प्रैक्टिस बड़े अरसे से नहीं रही होगी, तो आप पहले पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ें। जब आप पैसेज को पढ़ लें तो उसके बाद आपने क्या कहते हैं, उसके बाद आप आंसर्स करें, क्वेश्चंस पढ़ें, क्वेश्चंस पढ़ के आंसर्स करें, ठीक है। अगर आप में से किसी को लगता है कि वो इतना एफिशिएंट है कि वो कर ले, तो फिर आप ऐसा करें, क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ के आंसर ढूंढने आ जाए। और जैसा मैंने आपको तरीका बताया अपना थोड़ा मुनफरिद है बट बहुत इफेक्टिव है, तो उससे आप आंसर करें, या आपके ऊपर है कि किस तरीके से आपने आंसर करने, बट डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको भी क्लियर कर दूं कि इन केस अगर हम कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आपके पेपर में आता भी है, तो आपने एक चीज जहन में रखनी है कि एज इट इज वर्ड्स नहीं लिखने। छोटे बच्चे होते हैं ना, ग्रेड 9 के हो गए, ओ लेवल्स वगैरह में भी नहीं हम पसंद करते। छोटे बच्चे हो ना, वो पैसे से एज इट इज वर्ड टू वर्ड निकाल के निशान लगा के वहां से आंसर लिख देते हैं ना, तो वो एक्सेप्टेबल है, बट एट योर लेवल इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड, मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, आपसे ये रिक्वायर्ड है कि आप आंसर लोकेट करें डायरेक्ट क्वेश्चन का। आपको जब आंसर मिल गया ना, उसको अपने वर्डिंग में लिखें, अपने अल्फाजों में लिखें। फिर भी अगर आपको इसमें फिर भी कोई मुश्किल होती है ना, तो आप जब हम आएंगे ना कैंपस में, क्लासेस जब हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी, तो फिर हम उसमें जिक्र कर लेंगे कि आपको अगर इशू ना हो, अगर कोई बहुत ज़्यादा इशू है इसमें बीजी के, आप लोगों को अपने वर्ड, कुछ लोग होते हैं उनको वर्डिंग में लिखने में मसला का ज़्यादा मेजोरिटी कहती है, तो फिर हम इसको भी कंसिडर करेंगे। चलें जी, टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, और हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, उसकी एग्जांपल्स हैं। व्हाट वाज द मेन रीजन, गिव 2 examples, quote a sentence, explain how, write down one word, an expression which shows, okay, see अब आपकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है। what was the main reason, ठीक है। अब जैसे एक पैराग्राफ है कैरेक्टर्स के बारे में, पिप, मैं आपको बताता हूँ जी। पिप एक लड़का था, एक ऑर्फन था, उसको जो है ना उसके बचपन में ही वालिदैन की वफात हो गई थी, तो उसको क्या कहते हैं, उसके बहनोई ने पाला, बहन और बहनोई ने पाला। बहनोई उससे बड़ा फ्रेंडली था, बहन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी उसके साथ, तो माँ की तरह प्यार भी करती थी लेकिन स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा थी। तो हुआ ये कि उसके बहन और बहनोई की भी ना एक एक्सीडेंट में वफात हो गई। उसके बाद उसको देयर वाज नो वन टू टेक केयर ऑफ हिम। बचपन में जब वो एक बंदे ने ना उसकी क्या कहते हैं, कहीं से ना उसको पैसे आने लग गए, उसकी ना क्या कहते हैं फैमिली एक्सपेंसेस उठाए जाने लगे एजुकेशन के, लेकिन वो भी कुछ अर्सा चला, फिर वो पैसे रुक गए, फिर उसको खुद काम करना पड़ा, और क्या कहते हैं वो अपनी क्या कहते हैं लाइफ को चलाने लग गया। अब इस स्टोरी के अंदर आप बताएं व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ सपोर्टिंग पिप बाय हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर ने क्यों उसको सपोर्ट किया। द मेन रीजन इज क्वाइट ऑब्वियस दैट पिप वाज एन ऑर्फन। गिव 2 examples of what, anything, give 2 reasons or give 2 examples of kindness। अगर 2 examples आपको कहा जाए कि give 2 examples of kindness from the passage, तो एक तो ये होगी उसकी सिस्टर ने काइंडनेस की, अपने भाई को साथ रखा, बहनोई ने काइंडनेस की, फिर एक वो थर्ड पर्सन जो उसको सपोर्ट कर रहा था वो भी, ठीक है। कोट अ सेंटेंस, अब आपको किसी सेंटेंस को कोट करने को कह दीजिए एज इट इज के, वहां से बताएं जी काइंडनेस का, तो कहीं जैसे भाई कह रहा हो कि बहनोई उसका कह रहा है डोंट वेरी, योर सिस्टर इज स्ट्रिक्ट बट शी इज लाइक योर मदर, ठीक है ना। अगर ऐसे कह रहा है तो हम ये आपसे कहें जी कोट अ सेंटेंस इन विच पिप इज बीइंग एडवाइज्ड बाय हिज ब्रदर इन लॉ, जहाँ पे वो अपने बहनोई उसको कोई एडवाइस कर रहा है। फिर एक्सप्लेन हाउ, कोई एक्सप्लेन हाउ का हो जाएगी कि एक्सप्लेन हाउ ही spent his life after the accidental death of his sister and brother-in-law। तो उसमें आप बता सकते हैं firstly he was supported by someone, then he has to earn himself, then he had to earn himself। पहले तो उसे कोई सपोर्ट कर रहा था, फिर उसे अपने आप को खुद सपोर्ट करना पड़ा। अच्छा जी, राइट डाउन वन वर्ड एन एक्सप्रेशन विच शोज। अच्छा, विच शोज, अब एक एक्सप्रेशन आपसे कहा जाए एक वर्ड बताइए एक्सप्रेशन जो काइंडनेस शो करे, कहीं यूज हुआ ना ही वो सिंपैथेटिक टुवर्ड्स के, तो अब काइंडनेस का जो एक एक्सप्रेशन मिलता जुलता होगा वो सिंपैथी हो जाएगा, ठीक है। ही वाज सिंपैथेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपने करने होते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, कौन उसको सपोर्ट कर रहा था, अगर आप में से किसी के जहन में ये क्वेश्चन है, तो एक दफा जब वो बच्चा था ना छोटा, तो रात को ना उसके घर के अंदर एक प्रिजनर आ गया था, तो वो बड़ा भूखा था,
तो इसने क्या किया, इसने उसको खाना पीना दिया, खिलाया पिलाया। वो प्रिजनर कभी नहीं जिंदगी में भूला कि पिप ने उसके साथ कितना अच्छा सलूक किया था। तो जब वो बाद में एक भाग जाता है, एक बिजनेसमैन बन जाता है ना, फिर वो पिप को थोड़ा सपोर्ट करता है, लेकिन उसको फिर पकड़ के ले जाते हैं। तो जब तक वो बाहर होता है ना, उसको जरूर सपोर्ट करता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं कर पाता। आगे चलते हैं जी। टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। नाउ इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही इन्फ्रेंस वाले जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रीड बिटवीन द लाइन्स। इनका पर्पस ये होता है कि आपने अंडरस्टैंड करना होता है मीनिंग को, इंटरप्रेट करना होता है मीनिंग को कि कहा क्या जा रहा है। आंसर्स कैन नॉट बी फाउंड डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर था ना कि क्वेश्चंस जो थे आपने भी देखा कि इंफॉर्मेशन जो थी स्किम और स्कैन करने से, स्किमिंग और स्कैनिंग करने से आपको डायरेक्टली मिल जाती है पैसेजेस के अंदर से। यहाँ से नहीं आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। हो सकता है आप ज्यादा सोचो ताकि गिट्टों में दर्द हो, लेकिन सोचना पड़ेगा। जस्ट आई वाज जस्ट किडिंग। मतलब एक अल्लाह ताला ने जहन दिया ना, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेक योर डिडक्शंस। डिडक्शंस होते हैं कि आपने अपने कंक्लूजन्स बनाने हैं। आपने देखना है कि आपको क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, उसकी बेस पे क्या डिडक्ट किया जा सकता है, क्या डिड्यूस किया जा सकता है, क्या आप रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इन्फर द मीनिंग और आंसर थ्रू गिवन वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज। इन्फर द मीनिंग, इसका मतलब है मीनिंग मानिए आपने खुद अखज करना है, और आंसर थ्रू गिवन वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज। जो पैसेज के अंदर गिवन वर्ड्स और फ्रेजेस है ना, पैसेज के अंदर, उनसे आपने खुद आंसर निकालना है और खुद मीनिंग निकालना है। यानी आपको आंसर नहीं मिलेगा वहां पर, आपने उन चीजों को से अंदाजा लगाना है कि क्या आंसर हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, इवन फ्रॉम योर ओन जनरल नॉलेज। यहाँ पे ये हो सकता है कि कोई आपका टेक्निकल क्वेश्चन इस तरीके का हो कि वो आपके जनरल नॉलेज की बेस पर हो। तो मतलब इस तरीके से हो कि उसका आंसर आपको जनरल नॉलेज से पता है। जैसे आपको पता है ना, कोई एक किचन है, उसमें आग लग गई, एक औरत एक लड़की काम करने गई किचन के अंदर, उसने चूल्हा जलाने को रखा, सॉरी पानी उबालने को रखा, उबाल के रखे वो चली गई चूल्हा ऑन करके, ठीक है। उसके बाद उसने वो जब वो उबल गया तो वो आई, उसने उतार दिया, गैस बंद करना वो भूल गई, ठीक है, और चूल्हा जल रहा है और वो चली गई। उसके बाद 1 घंटे बाद पता चलता है जी घर में आग लग गई। अब आप बताएं जनरल नॉलेज क्या है? यही है ना, जनरल नॉलेज हमारी यही है कि गैस का जो चूल्हा जल रहा था उससे किसी चीज ने वहां पे कैच किया। हो सकता है कोई पेपर पड़ा हो, कोई क्लॉथ पड़ा हो करीब, या हो सकता है गैस ही खाली वहां पे फैल गई और कि आग पकड़ के क्या कहते हैं उससे आग लग गई। तो इस तरह जनरल नॉलेज से इन्फ्रेंस बेस आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि आपने करने हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस, एग्जांपल। अब इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस जो है ना, उनकी एग्जांपल्स हैं कुछ ये हैं। एक्सप्लेन क्लियरली, एक्सप्लेन कंट्रास्ट। एक्सप्लेन क्लियरली, क्लियरली आपने बताना है जी कि आपसे एक पैसेज के अंदर पूछा जाता है, कुछ हिंट्स आपको दी गई हैं और उससे आपसे पूछा जाता है क्लियरली बताएं आपको एक चीज, आपका क्या आइडिया है। फिर एक्सप्लेन द कंट्रास्ट, कंट्रास्ट करें आप, ठीक है। हमने जो एग्जांपल अभी ली थी उसमें अगर मैं आपसे पूछूं एक्सप्लेन क्लियरली, was sister of Pip sympathetic towards him? अब आप बताइए, आंसर आपका होगा she was not sympathetic, she was stern, she was strict with him as a mother, she knew that she had to take care of him। वो एक माँ की तरह स्ट्रिक्ट थी और सिंपैथेटिक नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि माँ की तरह उसको उसका ख्याल रखना है, ठीक है। आप कंट्रास्ट भी कर सकते हैं, दोनों का कंट्रास्ट कर लें, पिप की सिस्टर का और पिप के बहनोई का कंट्रास्ट कर लें। कंट्रास्ट क्या है जी, आपको वहां से इशारे मिलते हैं जी, पता चलता है कि वो बड़ा सिंपैथेटिक था, जब उसे डांट पड़ती थी ना तो वो ख्याल क्या कहते हैं उसका ख्याल जो है, एक मिनट सॉरी, जब वो उसको डांट पड़ती थी ना तो उसका ख्याल उसका बहनों ही रखता था, ठीक है। जब वो स्ट्रिक्टनेस करती थी तो तभी ख्याल बहनों ही रखता था। तो ये कंट्रास्ट हो सकता है। सजेस्ट हाउ, सजेस्ट हाउ। अच्छा अब हाँ ये एक चीज है ना, अगर हमें क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन पहले दी गई होती ना, जैसे पैराग्राफ से ऊपर पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन पहले ये दी गई होती कि बचपन में पिप्स ने एक प्रिजनर की मदद की थी, ठीक है। उसके बाद आपको जो आगे इंफॉर्मेशन मिली है वो यही मिली है जी कि पिप जो है वो ऑर्फन था, उसकी बहन और बहनोई उसका ख्याल रख रहे थे, लेकिन उनकी भी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। उसके बाद कोई उसे सपोर्ट करता था। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि सजेस्ट हाउ, ठीक है। उसने अपने आप को फिर बाद में क्या कहते हैं इम्प्रूव करना शुरू किया अपनी लाइफ में,
मतलब वो उसने थोड़ा काम शाम किया और उसके बाद वो अपने आप एजुकेशन वगैरह उठाता रहा। आपसे पूछा जा सकता है सजेस्ट हाउ, आप कैसे सोचते हैं कि कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता था। आप यहाँ पे बता सकते हैं कोई जॉब करके कर सकता था, थोड़ा पढ़ता रहता, पहले जॉब कर लेता फिर अपनी स्टडी कर लेता, या कुछ भी किसी तरीके से। व्हाट डू यू थिंक। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू थिंक हु वाज सपोर्टिंग पिप। अब तो मैं आपको बता चुका हूँ, वरना पहले ही क्वेश्चन आप बड़ा जबरदस्त बन सकता था इन्फ्लुएंशियल। आपके ख्याल में पिप को कौन सपोर्ट कर रहा था। तो जो हमें पैसेज से इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि पिप को प्रिजनर सपोर्ट कर रहा था। व्हाई डज द राइटर सजेस्ट, कोई पॉइंट है उस पे हम देख सकते हैं कि राइटर खुद भी कोई चीज सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे राइटर क्या सजेस्ट कर रहा है, ये ना थोड़ा सा इसका नाम अगर आप पढ़ना चाहें ना, तो इसका नाम है ऑलिवर ट्विस्ट है मेरा ख्याल है नाम। इस नॉवल का नाम है ऑलिवर ट्विस्ट। मैं एक बार चेक करके आपको बताऊंगा। नहीं, ऑलिवर सॉरी ऑलिवर ट्विस्ट नहीं है, ऑलिवर ट्विस्ट कोई हो रहा है। इसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। यस, आप लोगों को टाइम मिले आप जरूर पढ़े ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो ये बहुत अच्छा राइटर माना जाता है। इसने चाइल्ड लेबर के ऊपर बहुत लिखा है, लेबर बच्चों के ऊपर मसाइल पर पढ़ा लिखा है कि बच्चों के साथ जो सलूक दुनिया में होता है। अच्छा, अब इससे अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ो ना, तो राइटर क्या सजेस्ट कर रहा है, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट। राइटर ये सजेस्ट करता है नो वन टेक्स केयर ऑफ यू, नो नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज इमॉर्टल। ठीक है, हर चीज फानी है, कोई आपका साथ हमेशा नहीं देता। राइटर आपको यही सजेस्ट करना चाह रहा है यहाँ पर कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको इंडिपेंडेंटली, फ्रीली खुद अपनी केयर करनी होती है, कोई आपका ख्याल नहीं रखता, ना रख सकता है। याद रखिएगा, सारी जिंदगी कोई आपका ख्याल नहीं रख सकता सिवाय माँ बाप के। वो सिर्फ माँ बाप होते हैं जो सारी जिंदगी आपका ख्याल रखते हैं, उनके अलावा कोई नहीं होता। अब देखो, जब ऑर्फन था उसके बहन भाई ने ख्याल रखा, कुछ अर्सा रखा। डेफिनेटली जब वो थोड़ा बड़ा होता तो वो भी उससे एक्सपेक्ट करते कि वो अर्न करेगा, अपना घर बनाएगा, या कुछ उनको पे बैक भी करेगा। ठीक है, अगर पाकिस्तानी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में इसको ले जाए ना, तो वो तो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी बेटी होती तो उससे शादी भी कर लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस तरह की चीजें बहुत कॉमन है। तो वो ये राइटर का बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि यू आर डिपेंडेंट अपॉन योर ओन सेल्फ, आप अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो राइटर यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि आप देखें ना, उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, उसके बाद उसे कोई थोड़ी देर सपोर्ट करता है, लेकिन फिर वो सपोर्ट भी चली जाती है, उसको खुद अर्न करना पड़ता है एट द एंड। रिमेंबर, एट द एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ओन लेग्स। आप खुद अपने पांवों पे खड़े होंगे, कोई आपका खास साथ नहीं देता अमूमन। ठीक है, पर मैंने तो जिंदगी में देखा लोग साथ देने वाले भी हैं, आप लोगों का साथ दें, साथ लोग आपका भी देंगे, और ये सोचे बगैर आप लोगों का साथ दें कि लोग आपका साथ दें। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा जी, व्हाट इंप्रेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी। आप इस पैसेज से क्या इंप्रेशन हासिल करते हैं, क्या आपके जहन में आता है। तो आप यही कहेंगे कि यही आता है जी कि इंडिपेंडेंस है, फिर चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस से हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, उसने हार नहीं मानी, उसने अपने आप को मतलब आगे ले जाने की हमेशा रखी। तो यू शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ द चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अगर आपके सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, आप हार ना माने। आप लोग भी देखें ना, आप माशाल्लाह नर्सेज हैं, आप काम भी कर रही हैं, मोस्टली आप में से मेरी बात हुई थी जो मोस्टली जॉब भी कर रही हैं, घर भी अपना चला रही है, मैरिड भी होंगी। तो आप देखें ना, आप ये लाइफ के चैलेंजेस आपको रोकने तो नहीं चाहिए ना, ये लाइफ के चैलेंजेस हैं, आप इनसे गुजरे ना, बर्द आजमा होकर आगे जाए। ये नहीं होना चाहिए कि आप रुक के घर में रह जाएं, आप इनसे लड़ें, इंशाल्लाह आप एक दिन जरूर कामयाब होंगी। आप अभी भी बल्कि कामयाब है, आप देखिए स्टडी भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपने घर को संभाल रहे हैं माशाल्लाह। टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, रीफ्रेजिंग क्वेश्चंस। रीफ्रेजिंग क्वेश्चंस एक ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं जिनमें ना आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं कि आप अपने वर्डिंग में बताएं, बट आपने जो उसका मीनिंग है ना वो चेंज नहीं होने देना। जो मैं आपसे बात कह रहा था ना कि आपने आंसर अपने अल्फाजों में लिखना है, तो वो मैं यही आपसे कह रहा था कि आपने अपने अल्फाजों में आंसर करना है पर मीनिंग नहीं चेंज हो। पॉइंट नंबर 1 इज री राइट इन योर ऑन वर्ड्स। आपने अपने अल्फाजों में लिखना है, ये नहीं होता कि एक दो सिनोनिम चेंज कर दिए। हम अजीब सी प्रैक्टिस करते रहे हैं, मतलब हमें सिखाई जाती है कि आप 2-3 लाइन के अंदर वर्ड चेंज कर दो तो रीफ्रेज हो जाता है, ऐसे नहीं होता। रीफ्रेज ये होता है कि आप प्रॉपर उसको अपने आप कंप्लीटली अपने अल्फाजों में बताएं, बट कीप द मीनिंग। लेकिन जो उसका एसेंशियल मीनिंग है ना, उसका क्या कहते हैं आंसर का, जिसके ऊपर भी आप बात कर रहे हैं, वो जो मीनिंग है ना वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एक मिनट अजान हो रही है, रुकिएगा।
सॉरी, अजान हो रही थी, आपको वेट करना पड़ा, एंड थैंक यू फॉर वेटिंग। ओके, पॉइंट नंबर 3, या it's 2, point number 2 is read the phrase or sentence in its context in the passage so that your explanation is appropriate to the situation. Read the phrase or sentence, आपका जो भी कोई phrase और sentence है ना, आप उसे पढ़े in its context. context होता है कोई सियाको सबाक, यानी आपको ये बताओ कि किस हवाले से ये बात कही गई in the passage, उस पैसेज में, so that your explanation is appropriate to the situation, ताकि उस सिचुएशन के मुताबिक आपकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो बिल्कुल उसकी मुनासबत से हो, मुताबिक हो। अब होता यह कि हमें पता नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की गई है और हम लोग पहुंच जाते हैं, हम जज बनकर, तो बड़े मसले खड़े हो जाते हैं। अब मेरे जहन में ना एक एग्जांपल आ रही है। एक वो बहुत कोट की जाती है, हमारे उलमा कराम करते हैं कि ये यहूद और नसारा से कोई मतलब इस तरह का आता है कि कोई हाँ जी, अल्लाह ताला ने फरमाया था कि यहूद और नसारा से मुझे ना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मफहूम में मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहूद और नसारा जो है ना, इनसे क्या कहते हैं ताल्लुकात में ना, वो क्या कहते हैं उसे, थोड़ा एहतियात बरतो। क्यों कहा? क्योंकि उसके फौरन बाद ही हमने देखा कि जो मिसाक मदीना था, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ करे, वो टूटा। मिसाक मदीना यहूदियों की तरफ से ही, उनके कबीले की तरफ से टूटा था, फिर वो टूट ही गया था। तो ये क्यों कहा गया था? ये इसलिए कहा गया था कि एहतियात रखो, ताल्लुकात रखो, एहतियात रखो। ताल्लुकात ऐसा नहीं कहा गया कि ताल्लुकात ना रखो। अब इसको बेस बना के ना हमारे उलमा कराम बहुत ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि आप मसीही, यहूदी, ये जितने भी अहले किताब हैं, अहले किताब से भी ताल्लुकात ना रखें। ऐसा नहीं है कि आप अहले किताब से ताल्लुकात ना रखें। मदीना की रियासत के अंदर हमें नजर आता है कि यहूदियों के जो कवानीन थे उनके मुताबिक वो फैसला कराने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। हजरत उमर के दौर में, हजरत अली के दौर के अंदर जो यहूदी हैं वो इंसाफ अदल लेने के लिए आपके पास आते रहे। तो देखें, हमारा जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, सॉरी एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव है। वो दूसरे मज़ाहिब को साथ मिलाता है, लेकिन हम लोगों को बड़े गलत तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं। अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि मुआहदे टूटेंगे, अगर आप इनसे मुआहदा करोगे तो मुआहदा करते वक्त एहतियात रखो, ये तोड़ देंगे, ये साथ नहीं, ये उस तरह मुआहदा नहीं रहेंगे। और ये हुआ भी, कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने फरमाया वो हुआ। मिसाक मदीना टूट गया था और वो यहूदियों की वजह से टूटा। तो उन्होंने ये फरमाया था अल्लाह ताला, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि एहतियात करो। अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई, लेकिन हमें किस तरह बताई जाती है जी, क्या ताल्लुकात ना नाउज़ुबिल्लाह रखें? ऐसा नहीं है कि ताल्लुकात ना रखें, ताल्लुकात तो रखें आप, लेकिन एहतियात आप जरूर रखें। जब मुआहदे करें ना तब आप एहतियात रखें। कहने की बात यह है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता हो। In case if you do not know the context, then you will not be able to rephrase that. आप उसका essential meaning नहीं बरकरार रख पाएंगे, which is very important. आगे चलते हैं जी। टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में हम कर रहे हैं रिफ्रेजिंग क्वेश्चंस, तो इसमें आप एग्जांपल्स देखते हैं। एक्सप्लेन द टर्म, फ्रेज, सेंटेंस। अच्छा, अब आपको देखें ना, कोई टर्म दे दी जाती है कि आप टर्म करें, एक्सप्लेन करें। मेरे जहन में एक टर्म आ रही है शरारतन, लेकिन हम वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन चले आप देखें आपका क्या ख्याल है, कर लें कि ना करें। एक टर्म है पटवारी, ठीक है, ये आपको पता है हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स को कहा जाता है। तो बाकी, लेकिन अब मजे की चीज पता है क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को पटवारी कहते हैं। पटवारी की डेफिनेशन ये जी, वो अनएजुकेटेड लोग जो बगैर वेरिफिकेशन के फॉलो करते हैं अपने लीडर को, ठीक है। लेकिन मजे की चीज ये है कि क्या सिर्फ वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं? अगर आप देखें ना तो ये टर्म तो तकरीबन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को लग जाएंगी, क्योंकि जो कहते हैं ना वो भी यही करते हैं। उनके अपने लीडर को वो इस तरीके से फॉलो करते हैं कि जो मर्जी हो जाए, वो गलती को भी नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार होते। ये हमें पीपल्स पार्टी में भी नजर आता है, ये हमें नून लीग में भी नजर आता है, हमें पीटीआई में भी नजर आता है, हमें पीएमएलएन, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीटीआई तीनों हमारी बड़ी जमातों के अंदर नजर आता है। खैर, रिफ्रेजिंग क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आपने टर्म को, फ्रेज को या सेंटेंस को आपने एक्सप्लेन करना है, लेकिन करना किस तरह? कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा तो आप उसे एक्सप्लेन करोगे, अगर एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, वो पिछली वाली बात से ना मुझे एक बात याद है, मैंने आपको क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल दे दी है,
तो आप देखें ना, कुरान पाक तो एक जगह आपको साथ कह रहा है कि अहले किताब से आप शादी भी कर सकते हैं। मैं अहले किताब की बात हुई ना, मसीह और यहूदियों की वहाँ पे बात हुई, यहूद और नसारा की, तो यहाँ पे ये फिर फंस जाते हैं ना आलिम दीन, कि जब हम इनसे बात करते हैं कि आप ये कैसे पॉसिबिलिटी है। फिर भाई बात यही है, इस्लाम जो है वो बहुत इंक्लूसिव है, और ये तीनों अहले किताब हैं, यहूदी, मसीही और मुसलमान, ये तीनों जो है इनके ऊपर किताबें उतरी हैं। ठीक है, मुसलमानों इन तीनों का अब देखिए ना, जो यहूदी हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक मानते हैं, जो मसीही हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक मानते हैं, जो मुसलमान हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मानते हैं, उनको आखिरी नबी मानते हैं, खातमुन नबीय्यीन मानते हैं। तो तो देखें, अगर एक तरफ अगर वो कहते हैं जी, उस बेस पे कहते हैं ताल्लुकात न रखो, तो कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि अहले किताब से आप शादी भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट से हट के बात करेंगे ना, तो फिर मसले खड़े हो जाते हैं। वहाँ कॉन्टेक्स्ट और था, क्योंकि वहाँ मिसाक मदीना हुआ था, कुछ ऐसा था, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में आई थी। मेरा ख्याल है अब आपको वो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट बहुत क्लियर है, हम तो तीनों ही अहले किताब हैं, यहूदी, मसीही और मुसलमान, हम तीनों अहले किताब हैं, हम तीनों तो एक अल्लाह को भी मानते हैं। तो यहाँ पे वो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपने जब किसी टर्म, फ्रेज या सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है ना, तो उसके अंदर आपने कॉन्टेक्स्ट को जरूर जहन में रखना है, ताकि आप मीनिंग ना खराब हो। आप टर्म या फ्रेज या सेंटेंस जो है ना, अच्छा कुछ लोग पता है कॉम्प्रिहेंशन करते वक्त ये भी करते हैं कि जब उन्हें किसी वर्ड मीनिंग, किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही होती ना, तो वो ना उस लाइन को पढ़ना शुरू कर देते हैं, उस सेंटेंस को पढ़ते हैं। जब वो सेंटेंस को पढ़ते हैं ना, तो वहां से वो अंदाजा लगा लेते हैं कि इस टर्म का, इस वर्ड का, इस फ्रेज का मतलब क्या होगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कहते हैं, रिफ्रेज कर सकते हैं। बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, एसेंशियल मीनिंग ना खराब हो। Explain in your own words, and the most important thing is that you have to explain this in your own word. I think this is clear. Explain the term phrase sentence, मुझे लगता है ये थोड़ा सा नहीं हो रहा, दोबारा सुनना। टर्म फ्रेज, अगर आपको एक टर्म दी गई है जो एक सेंटेंस में यूज हुई है, तो आपने वो सेंटेंस को अच्छी तरीके से पढ़ना, आपको पता चल जाएगा वो टर्म में क्या कहना चाहता है, उस फ्रेज में क्या कहना चाहता है। फ्रेज क्या होता है, सॉरी मैं बताना भूल गया। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट हैव एनी मीनिंग ऑफ इट्स ओन सेल्फ। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड which does not make any sense independently। ठीक है, अगर जैसे मैं कहूँ on the roof, छत पर, in the kitchen, बावर्ची खाने में, in the on the road, सड़क पर। अब इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, on the road, on आर्टिकल है, सॉरी ऑन प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, रोड जो है वो नाउन है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इनका अपना कोई मीनिंग नहीं है, तो ऐसे को हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, कोई फ्रेज अगर वो आपको निकाल के दे देता है, तो आप वो भी सेंटेंस पढ़ के कॉन्टेक्स्ट उसका निकाल, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। सेंटेंस का भी आप कर सकते हो एक्सप्लेन, जी कि इसका क्या मतलब है, करना आपने अपने अल्फाज में है। ओके, वोकैबुलरी क्वेश्चंस ये भी आते हैं, बट ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं। इसका पॉइंट नंबर 1 है, एक्सप्लेन वर्ड्स और फ्रेजेस मीनिंग। फ्रेज मीनिंग, आपने जो आपको वर्ड्स और फ्रेज दिए हैं ना, आपने उसके क्या कहते हैं मीनिंग्स बताने हैं। ठीक है, ये ना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, इसका ये ना थोड़ा सही नहीं लिखा, ये मैं पढ़ देता हूँ तो आप सुनिए। सर्टन वर्ड, अलहदा है, CERTIN, सर्टन अलहदा है, अ सर्टन वर्ड, OR अलहदा है, और फ्रेज इज चोजन। यानी होता क्या कि एक सर्टन वर्ड, एक खास लफ्ज, और अ फ्रेज, और एक फ्रेज जो मैंने आपको भी बताया वो चूज कर ली जाती है। ठीक है, तो आपने क्या कहते हैं वोकैबुलरी क्वेश्चंस में आपसे पूछा, वो वर्ड और फ्रेज का मीनिंग पूछा जाता है, कि इस वर्ड और फ्रेज को चूज कर लिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा उसका मीनिंग फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से एक वर्ड या फ्रेज चूज कर ली जाएगी। पॉइंट नंबर 3, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव अनदर वर्ड और फ्रेज बेयरिंग, बेयरिंग का मतलब होता है होना, बेयरिंग द सेम मीनिंग एज द वर्ड। आपसे ये कहा जाता है कि जो वर्ड या फ्रेज क्या कहते हैं, वर्ड या फ्रेज को उन्होंने किया है ना, चूज किया है, आपसे ये कहा जाता है कि इसका कोई सिनोनिम बताए, इसका इस जैसा कोई वर्ड बताए। ठीक है, जो सिमिलर हो मीनिंग में। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज वोकैबुलरी क्वेश्चंस। वोकैबुलरी क्वेश्चंस की एग्जांपल्स देखिएगा। व्हाट डज द वर्ड सजेस्ट अबाउट। अच्छा, एक वर्ड आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि ये किस, इस बारे में क्या कहता है। ठीक है ना, काइंडनेस जो है वो सिंपैथी के बारे में क्या कहता है। तो इसी तरीके से वो होगा कि काइंडनेस, ये सिंपैथी के बारे में यही रहता है, वी नीड टू बी काइंड अबाउट अदर्स। व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स सजेस्ट। कोई वर्ड्स आपसे 3-4 बना दिए गए हैं और दिए गए, और आपसे कहा जाता है कि बताया जी इन वर्ड्स को जब आप पढ़ते तो आपके ज़हन में पिक्चर क्या आती है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ डॉग, बाउल ऑफ वाटर एंड अ लेडी, सिंपैथी और काइंडनेस। काइंडनेस है जी, डॉग है,
बाउल ऑफ वाटर है ऑलरेडी, तो ये होगा ना कि एक खातून जो वो पानी पिला रही है डॉग को, दिस इज काइंडनेस। व्हाट डज द वर्ड इवन सजेस्ट अबाउट? अब एक वर्ड उन्होंने कहा जी इवन है, पैसेज के अंदर इवन है, ये सजेस्ट क्या करता है, किस बारे में बात करता है, ये तो हम पढ़ेंगे तो ही हमें समझ आएगी, सेंटेंस वगैरह से अंदाजा लगाएंगे किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई, किस सेंस में यूज हुआ है। नेक्स्ट इज व्हाट डज प्रिजर्व द मार्केट मीन? अच्छा, प्रिजर्व द मार्केट से क्या मुराद है? वैसे तो प्रिजर्व द मार्केट का मतलब होता है मार्केट को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट करके रखे, ये इकोनॉमिक्स के टर्म है। लेकिन अगर हम ये क्या कहते हैं उसको पैसेज को पढ़ेंगे ना, फिर ही हम बता सकेंगे कि वहां पे क्या मुराद है। और याद रखिएगा, आपने खुद से नहीं बताना, आपने ये बताना है कि पैसेज में उससे क्या मुराद है, पैसेज में उससे क्या मतलब लिया जाता है। दैट इज द एंड ऑफ पार्ट 1। ओके, अब पार्ट 2 में हम देखेंगे इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट, थिंकिंग स्किल्स। आपने अभी तक हमने देखा कि आपने डायरेक्ट क्वेश्चंस, इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस, उसके अलावा हमने रिफ्रेजिंग क्वेश्चंस करके देखा कि हम किस तरीके से आंसर कर रहे थे। अब पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे कि हमने खुद सोच के किस तरीके से हमने आंसर्स करने हैं, जैसे हम इन्फ्रेंशियल में कर रहे थे। पार्ट 2, मेकिंग एन इंटेलिजेंट गेस। आपने गेस वर्क करना है, बड़ा जबरदस्त होना चाहिए आपका गेस। Sometimes the answer to the question is not given directly in the passage. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो पैसेज के अंदर आपको डायरेक्टली नहीं मिलता। So instead clues are given from which you have to guess the answer. होता ये कि कुछ क्लूज दिए जाते हैं और उसमें से आपने आंसर को निकालना होता है। जैसे मैंने आपसे बात की थी कि पिप ने एक प्रिजनर की हेल्प की, पिप ऑर्फन था, उसको उसकी सिस्टर ने और ब्रदर इन लॉ ने उसकी क्या कहते हैं ब्रॉटअप किया उसको, बट उनकी भी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। उसके बाद उसको कहीं से सपोर्ट आती रही, लेकिन फिर वो भी खत्म हुई। फिर उसने अपने आप को खुद सपोर्ट करना शुरू किया, अपनी एजुकेशन की और लाइफ में आगे बढ़ा। अब क्वेश्चन अगर ये किया जाए कि पिप को किसने सपोर्ट किया, तो जो क्लूज गिवन है ना, उससे तो यही लगता है कि वो प्रिजनर जो था जिसके साथ बचपन में पिप ने अच्छा किया था, उसने ही उसे सपोर्ट किया होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे आए, यू आर रिक्वायर्ड टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड मेक इन्फ्रेंसेस, इंटेलिजेंट गेसेस। आपने अंडरस्टैंड करना होता है, आपने मीनिंग को इंटरप्रेट करना होता है, आपने देखना होता है कि राइटर कह क्या रहा है। दीज आर इंटेलिजेंट गेसेस, ठीक है। दैट इज ईजी, एट लास्ट द एंग्री पैसेंजर्स वर कॉल्ड टू बोर्ड द बस। ओके, अच्छा, एट लास्ट आखिरकार द एंग्री पैसेंजर्स, जो गुस्से में थे पैसेंजर्स, वर कॉल्ड टू बोर्ड द बस, उनको कहा गया कि बस में आके बैठ जाए। अब वो एंग्री है पैसेंजर्स, ठीक है। ये आपको सेंटेंस दिया, क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट व्हाई द पैसेंजर्स वर एंग्री, या क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। आप ये बताएं कि पैसेंजर्स जो थे वो एंग्री क्यों थे। अब ये पैसेज पढ़ के आपके जहन में क्या आता है, क्वेश्चन ये बना ना, व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली रीजन, आपके नजदीक क्या वजह है फॉर द पैसेंजर्स एंगर, कि जो पैसेंजर है वो गुस्से के अंदर है, ठीक है ना। आप ये पढ़ते हैं तो आपके जहन में क्या आता है, क्या वजह हुई होगी कि उन्हें बोर्ड करने के लिए कहा गया है कि आए, तो वो इस वक्त गुस्से में है। सिंपल आंसर, द पैसेंजर्स वर एंग्री बिकॉज द बस वाज डिलेड। सिंपल रीजन जो हमें नजर आती है ना, साफ यहाँ से गैस आप वर्क कर सकते हैं। बस में बिठाने को कहा जाता है और पैसेंजर एंग्री है, इसका मतलब जो सिंपल मेन हमारे जहन में जनरल रीजन है वो यही है कि जी बस जो है वो डिले हो चुकी थी, इस वजह से वो गुस्से में थे। तो आप लोगों ने इस तरीके से इंटेलिजेंट गेस वर्क करना है, थिंकिंग करनी है, सोच के भी आंसर करना है। नॉर्मली ये इन्फ्रेंस बेस वालों में ही आते हैं। ओके, टू काइंड्स ऑफ इन्फ्रेंसेस, थिंकिंग स्किल्स, वही वाला चल रहा है जी। दो किस्म की आपके इन्फ्रेंसेस हो सकते हैं, लॉजिकल इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन डेफिनेशन। एक तो लॉजिकल इन्फ्रेंस हो सकता है जो किसी चीज की डेफिनेशन पर हो, किसी चीज की तारीफ पर हो। दैट इज, शी क्राइड एज शी स्टूड बिसाइड द ग्रेव, शी क्राइड एज शी स्टूड बिसाइड द ग्रेव, ठीक है। वो रो रही थी जब वो ग्रेव के साथ खड़ी हुई थी। क्वेश्चन है, वे वो शी व्हेन शी स्टूड बिसाइड द ग्रेव, वो कहाँ थी। Where was she when she stood beside the grave? वो कहाँ थी जब वो कब्र के पास खड़ी थी। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आंसर बहुत आसान है। कब्रें कहाँ पर होती हैं, कब्रें कब्रिस्तान में होती हैं। तो आंसर इज अ सिमेट्री, अ ग्रेवयार्ड, बिकॉज अ सिमेट्री इज वेयर यू फाइंड ग्रेव्स, क्योंकि सिमेट्री ग्रेवयार्ड ही वो जगह है जहां पर आपको कब्रें मिलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉजिकल आंसर इसका इन्फ्रेंस ये है कि कब्रें चूंकि कब्रिस्तान में होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वो लड़की कहाँ थी उस वक्त जब ये एक्शन हुआ, सीन हुआ, तो आप ये आंसर करेंगे शी वाज इन द ग्रेवयार्ड, शी वाज इन द सिमेट्री।
टू काइंड्स ऑफ इन्फ्रेंस के अंदर हम अगला देखें इंपीरिकल इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। इंपीरिकल का मतलब होता है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से आपके ऑब्जर्वेशन से, यानी आपने ऑब्जर्व करके आंसर बनाना है कि क्या हो सकता है। दैट इज शी क्राइड एज शी स्टूड बिसाइड द ग्रेव, वो रो रही थी, रोने लगी जैसे ही वो कबर के पास जाके खड़ी हुई, जैसे वो कबर के साथ खड़ी हुई तो वो रोने लग गई। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वाज शी क्राइंग, वो रो क्यों रही थी। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ये तो वैसे ही आपके जहन में आ जाना चाहिए कि क्यों रो रही होगी। आंसर बिकॉज समवन शी केयर्ड फॉर हैड डाइड, क्योंकि किसी एक इंसान से जिससे वो बहुत मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, केयर करती थी, उसकी वो वफात पा चुका था। इफ यू सी समवन क्राइंग नियर अ ग्रेव यू वुड गेस दैट दिस वाज द केस। ऑब्जर्वेशन यही है ना कि अगर कोई इंसान जो है आप देखें कि कब्र के पास खड़ा होकर रो रहा है तो वो उसका कोई प्यारा महबूब होगा जो इस दुनिया से जा चुका है, जिसकी वजह से वो उसे मिस करके रो रहा है। तो ये एक हकीकत भी है। ये हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन से देखा है, हमने एम्पीरिकल हमारे अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं और हमारी ऑब्जर्वेशन भी यही है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो रिमेंबर दैट इन्फ्रेंस विल ऑलवेज रिक्वायर एन ओन वर्ड्स आंसर। ये भी आप लोगों ने जहन में रखना है कि जब आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपने अपने अल्फाजों में ही जवाब देना है। आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2। अपना ख्याल रखिएगा, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो ज़रूर बताइएगा, तो वी विल डिस्कस दैट। अच्छा, मैंने क्विज़ के बारे में आप लोगों से बात करनी है, आई डिस्कस इट। ठीक है, क्विज़ और असाइनमेंट दोनों चीज़ों के बारे में बात करनी, क्योंकि हमने माशाल्लाह अच्छे खासा हम ऑलमोस्ट 10 तो कर चुके हैं, लेक्चर्स हो जाएंगे अब हमारे। एक चीज़ और है कि मैंने अभी आपसे असेसमेंट स्कीम डिस्कस करनी है, वो भी नहीं की, तो वो मैं अब करूँगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट में पहले असेसमेंट स्कीम आ जाए फिर वो डिस्कस करें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह बातचीत होती रहेगी, मुलाकात भी करीब होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।